हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो है सीडीपी की प्रैक्टिस सेट। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला सवाल है, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शंस हैं शारीरिक विकास, असाधारण बौद्धिक क्षमता, सामाजिक व्यवहार या केवल याद रखने की क्षमता। तो प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान है तो शारीरिक विकास से तो हम नहीं बता सकते, ना ही आप सामाजिक व्यवहार या केवल वाला आंसर तो कभी लिया ही मत करो। तो केवल याद रखने की क्षमता भी नहीं होगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असाधारण बौद्धिक क्षमता। जब भी हम प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करते हैं ना, या आप कैसे भी बच्चों की पहचान करोगे तो आप कैसे करोगे? बुद्धि लब्धि के सूत्र से। बुद्धि लब्धि के सूत्र से आप याद रखोगे कि कैसे बच्चा प्रतिभाशाली है। तो प्रतिभाशाली बच्चे की जो बुद्धि लब्धि होती है 140 या उससे ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवर्धन जिसको इंग्लिश में एनरिचमेंट बोला जाता है, इसका अर्थ क्या है? बच्चे की कक्षा जंप कराना, पाठ्यक्रम को तेजी से पढ़ाना, बच्चे को अधिक संसाधन और सुविधाएं देना, या बच्चे को अलग बिठाना। तो संवर्धन जो है वो बोला जाता है बच्चे को अधिक संसाधन या सुविधाएं देना। एनरिचमेंट प्रोग्राम्स होते हैं ना जो संवर्धन कार्यक्रम, इसमें प्रतिभाशाली बच्चों को मुख्य धारा की कक्षा में रखते हुए उनको सामान्य पाठ्यक्रम से हटकर चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट, अतिरिक्त संसाधन और गहरा अध्ययन सामग्री दिया जाता है, जिससे क्या होता है, बच्चों को अपनी प्रतिभा को और निखारने का मौका मिलता है। एक वर्ड दिया था त्वरण, जब कक्षा जंप कराते हैं ना तो इसको बोला जाता है त्वरण, और बच्चे को अलग बैठाना तो कभी सही है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, त्वरण या एक्सिलरेशन शिक्षण उपागम का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? ऑप्शन है अधिगम अक्षमता के लिए, तीव्र गति से पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए, खेल के लिए या सामाजिक कौशल के लिए। तो आजकल तो ये बहुत कम देखने को मिलता है। पहले के आप बहुत सारे बच्चों से सुनोगे कि क्योंकि मुझे क्लास केजी 1 का सब कुछ आता था तो मैंने केजी 1 नहीं पढ़ा है, कोई बोलेगा मैंने केजी 2 नहीं पढ़ा है। और बहुत सारे बच्चे, मैं खुद वो बच्ची हूँ जिसने केजी 1 नहीं पढ़ा है, 1 महीने केजी 1 के बाद मुझे केजी 2 में डाल दिया गया था। तो ऐसे बहुत बच्चे आपको मिलेंगे जो कि क्या होता है, उनकी लर्निंग इतनी अच्छी होती है कि उनको एक क्लास से सीधा नेक्स्ट क्लास में जंप कर दिया जाता है ताकि उनका सिलेबस जो है वो जल्दी कंप्लीट हो। हम कई बार न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं ना कि बच्चे ने इतनी कम एज में 10th दे दिया, 12th दे दिया, ग्रेजुएशन कर लिया, पीएचडी कर लिया। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है त्वरण। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, तीव्र गति से पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए। इसका उपयोग किया जाता है प्रतिभाशाली बच्चों पर जिसमें उनको कम समय में उच्च कक्षा का पाठ्यक्रम पूरा कराया जाता है, जिसको कक्षा जंप या ग्रेड स्किपिंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषता क्या नहीं है? तो क्या नहीं है? जिज्ञासु होना, तीव्र गति से सीखना, चुनौतीपूर्ण कार्यों में रुचि या कठिन कार्यों से बचना। तो हम देख के बता सकते हैं कि प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषता क्या नहीं है। तो कठिन कार्यों से वो कभी बचना नहीं चाहेगा, वो करना चाहेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रतिभाशाली बच्चे कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य को करने में आनंद महसूस करते हैं, वे आसान कार्यों से बोर हो जाते हैं। तो जिज्ञासा, तीव्र सीखना और उच्च मौलिकता जो है इनकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैंजुली रैंजुली की थ्योरी के अनुसार प्रतिभा किन 3 चीजों का संगम है? ऑप्शन से खेल, बुद्धि, अनुशासन, औसत से अधिक क्षमता, रचनात्मकता या कार्य प्रतिबद्धता, भाषा, गणित, विज्ञान या स्मृति, तर्क और ध्यान। तो रैंजुली की जो थ्योरी है उसके अनुसार प्रतिभा जो है वो 3 चीजों का संगम है। वो 3 चीजें हैं, औसत से अधिक क्षमता, रचनात्मकता और कार्य प्रतिबद्धता। ठीक है, औसत से अधिक क्षमता जिसमें बच्चा जो नॉर्मल चीज़ों से ज़्यादा अच्छे से कर पाता है, कार्य के लिए प्रतिबद्धता मतलब कमिटमेंट होती है, और क्रिएटिविटी उसके अंदर होती है। ये जोसेफ रेंजुली का 3 रिंग कॉन्सेप्शन ऑफ गिफ्टेडनेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखने संबंधी अधिगम अक्षमता को क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया या डिस्प्रेक्सिया। तो डिसलेक्सिया जो है वो पठन संबंधी विकार है जिसमें बच्चा जो रहता है वो गलत पढ़ता है, वॉज को सौ, सौ को वॉज, बी को डी ऐसा पढ़ता है। डिसग्राफिया जो है, ग्राफ मतलब लिखना होता है, तो डिसग्राफिया जो है वो लिखने से संबंधित है। डिसकैलकुलिया जो है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में बच्चे को दिक्कत आती है। ठीक है, और डिस्प्रेक्सिया जो रहता है तंत्रिका तंत्र विकार जो मोटर स्किल्स को प्रभावित करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेमेडियल टीचिंग उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए उपयोगी है? ऑप्शन है प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, सृजनात्मक बच्चों के लिए, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए या हर बच्चे के लिए। तो रेमेडियल टीचिंग से पहले हम क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं जिसमें देखते हैं कि कोई बच्चा क्या हम जितना सिखा रहे हैं उससे पीछे रह गया। तो जो पीछे रह जाता है ना, फिर उन बच्चों को दोबारा से सिखाया जाता है। तो ये धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपचारात्मक शिक्षण। शिक्षण प्रक्रिया का क्रम होता है, सबसे पहले डायग्नोस्टिक या राइट एरो टेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद आप पता लगा लेंगे तो रेमेडियल टीचिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड का क्या अर्थ है? केवल वार्षिक परीक्षा के अंत, सर्वांगीण विकास का फीडबैक, केवल शिक्षकों द्वारा फीडबैक या केवल छात्रों द्वारा फीडबैक। तो 360 डिग्री किसको बोला जाता है? एक पूरा गोल सर्कल, मतलब हम हर एक चीज के बारे में इसमें जानकारी लिखेंगे। ठीक है, तो 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड का क्या मतलब हो जाएगा? केवल वाले आंसर्स कभी नहीं आएंगे, सर्वांगीण विकास का फीडबैक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एनईपी 2020 में 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड में छात्र के 3 डोमेन का मूल्यांकन होता है, जिसमें बच्चे का ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक पक्ष देखा जाता है। इसमें सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट और टीचर्स असेसमेंट या टीचर्स इवैल्यूएशन तीनों शामिल होते हैं। इसीलिए आजकल का रिपोर्ट कार्ड देखिएगा, पहले हमारे टाइम में छोटू छोटू सा आता था ना, आजकल इतना बड़ा रिपोर्ट कार्ड होता है जिसमें बच्चे को हर सब्जेक्ट में उसने क्या क्या चीज़ें की, कैसा कैसा प्रोजेक्ट वर्क किया, क्या उसको प्रॉब्लम्स हो रही है, किसमें वो अच्छा है, सब लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैदानिक मूल्यांकन डायग्नोस्टिक असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है अंतिम अंक देना, अधिगम में आने वाली कठिनाइयों की पहचान करना, रैंक देना या परीक्षा का आयोजन। तो अभी हमने बताया कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो रहता है वो रेमेडियल टीचिंग के पहले किया जाता है, जिसमें हम बच्चे को देखते हैं कि कहीं पर उसको कोई परेशानी आ रही है तो उसको डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं। तो वहीं से ये डायग्नोस्टिक असेसमेंट आया है, जिसका मतलब होता है अधिगम में आने वाली कठिनाइयों की पहचान करना, जिसमें बच्चे को लर्निंग गैप्स क्या आ रही है वो देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में त्रुटियों को किस रूप में देखना चाहिए? ऑप्शन है असफलता, सजा का कारण, अधिगम के अवसर या अनदेखना। तो शिक्षण में जो त्रुटियां हैं उसको हम क्या देखेंगे? असफलता तो नहीं देखेंगे, सजा का कारण भी नहीं देखेंगे, ना ही अनदेखा करेंगे। तो देख के जब आपको आंसर्स लगाने हैं ना, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना कि जो पॉजिटिव पॉइंट अगर मिल रहा है और क्वेश्चन आपको पॉजिटिव वे में पूछ रहे हैं तो आप उसको लेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधिगम के अवसर। क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है तो बच्चों की जो गलतियां हैं वो स्वाभाविक है, तो इसको त्रुटियों को समझने में खिड़की का काम करती है, ऐसा मानना है। और बच्चा कैसा सोच रहा है आपको वो पता चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माइक्रो टीचिंग का भारत में जनक किसको माना जाता है? ऑप्शन है एलन, बी के पासी, थांडाइक या प्याजे। तो माइक्रो टीचिंग का भारत में जनक पूछ रहा है तो आप नाम से भी देख के बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व स्तर पर माइक्रो टीचिंग के जो जनक है वो है ड्वाइट एलन, जो 1963 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने किया था। भारत में जो शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण को लागू करने का श्रेय जाता है डीडी तिवारी को, इन्होंने 1967 में ये किया। पर इसका जो विस्तृत ढांचा तैयार करने का श्रेय है वो है बी के पासी का। तो भारत में जो सूक्ष्म शिक्षण की अवधि है 36 मिनट की अवधि होती है, ये क्वेश्चन भी हमसे पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? एकमात्र स्रोत, सुविधा प्रदाता, कठोर व्यवस्था अनुशासन करता या व्याख्यान देने वाला। तो यहाँ से आप देखिए, आपको देख के समझ आ रहे हैं कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम है, शिक्षक क्या रहेगा? क्या स्रोत रहेगा? नहीं रहेगा। कठोर अनुशासन तो कभी नहीं रखना है, और व्याख्यान देने का जो नियम था वो पुराने जमाने का था, अब उसको भूल जाना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉन डीवी की जो प्रगतिशील शिक्षा विचार है उसके अनुसार शिक्षक एक फैसिलिटेटर या गाइड होता है। वो ज्ञान का निर्माण बच्चा खुद से करता है, शिक्षक क्या करता है? सिर्फ उसको एनवायरनमेंट देता है कि वो खुद सोच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन, गार्डनर, थार्नडाइक या थर्स्टन। तो बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वो दिया है गार्डनर ने, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड में बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। उन्होंने मूल रूप से 7 और वर्तमान में 8 मुख्य प्रकार की बुद्धिमत्ता बताई है। ठीक है, जिसमें गणितीय बुद्धि, तार्किक बुद्धि, विचार वाली बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, ऐसी ऐसी बुद्धि आती है जो जिस अलग अलग क्षेत्र में काम आती है।
नेक्स्ट है संवेगात्मक बुद्धि। संवेगात्मक बुद्धि के जनक कौन है? संवेगात्मक मतलब इमोशनल, इमोशनल इंटेलिजेंस के जनक बताने हैं गोलमैन, गार्डनर, पियाजे या वाइगोत्स्की। तो संवेगात्मक बुद्धि के जनक है गोलमैन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। डैनियल गोलमैन ने अपनी पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस जो 1995 की है, क्योंकि कई बार हमको क्वेश्चन देगा, बुक का नाम देगा, कब की बुक है, और आपको क्या देगा कि बुक का नाम देगा, किसने लिखी है। तो चलते फिरते अगर वो याद रह गया तो ही याद रहेगा, वरना बहुत सारे केसेस में जो बुक के नाम आपको याद रखने वो मुश्किल होता है। तो डेनियल गोलमैन की जो बुक है उसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस, जो 1995 में लिखी गई है। उसमें उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात की। संवेगात्मक बुद्धि शब्द का जो सबसे पहला प्रयोग है वो जॉन मेयर और पीटर सालोवे ने किया था, लेकिन इसके जनक जो है वो माने जाते हैं गोलमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है असमकालीन विकास, जिसको एसिंक्रोनस डेवलपमेंट बोलते हैं, क्या है? शारीरिक विकास का रुक जाना, मानसिक आयु का शारीरिक आयु से बहुत आगे होना, सामाजिक विकास का कम होना, या इनमें से कोई नहीं। तो असमकालीन विकास जो है वो है मानसिक आयु का शारीरिक आयु से बहुत आगे होना। ये बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली बच्चों में देखी जाती है, जहाँ उनका बौद्धिक विकास इतनी तेजी से होता है जिसमें शारीरिक और भावनात्मक विकास पीछे रह जाते हैं, और बच्चा जो रहता है मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और उसको बहुत ज़्यादा चीज़ें के बारे में पता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा का मूल मंत्र क्या है? किसी किसी को बाहर ना छोड़ना, केवल विशेष बच्चों को पढ़ाना, केवल सामान्य बच्चों को पढ़ाना, या निजी स्कूल खोलना। तो समावेशी करना मतलब सबको अपने में शामिल करना, किसी को भी बाहर नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो समावेशी का मूल मंत्र है किसी को बाहर नहीं छोड़ना। अगर आप यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लेंगे तो समावेश का मतलब केवल विशेष बच्चों को पढ़ाना तो नहीं होगा, केवल सामान्य बच्चों को पढ़ाना भी नहीं होगा, या निजी स्कूल खोलना भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने के लिए आकलन कब होता है? सीखने के लिए आकलन ऑप्शन है शिक्षण के दौरान, सत्र के अंत में, केवल परीक्षा में, या रिजल्ट के समय। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन जो होता है वो होता है शिक्षण के दौरान। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है जिसको फॉर्मेटिव बोलते हैं, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चों में सुधार के लिए किया जाता है, और एक होता है सीखने का आकलन जिसको असेसमेंट ऑफ लर्निंग बोलते हैं, जो योगात्मक होता है और सत्र के अंत में ग्रेड या अंक देने के लिए होता है। नेक्स्ट है मानकीकृत परीक्षण, जिसको बोला जाता है स्टैंडर्डाइज टेस्ट। स्टैंडर्डाइज टेस्ट की मुख्य कमी क्या है? ऑप्शन है ये लचीला होता है, विविधता को ध्यान में नहीं रखता, बहुत सरल होता है, या बच्चों को प्रेरित करता है। तो देखिए मानकीकृत परीक्षण है ना, तो उसमें एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया जाता है कि इसी के हिसाब से टेस्ट लेना है, ठीक है। तो इसकी कमी बताना है, तो कमी इसमें सरल होना बच्चों को प्रेरित करता है, तो वो तो उसकी फिर बच्चे की उसकी क्या बोलना चाहिए खासियत हो जाएगी, कमी तो नहीं होगी। पर स्टैंडर्ड है मतलब एक पर्टिकुलर चीज के लिए डिजाइन रहता है, तो ये विविधता को ध्यान में नहीं रखता। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये व्यक्तिगत भिन्नताओं और बच्चों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की अनदेखी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण में कौन सा पक्ष सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा है? इंक्यूबेशन, सत्यापन, फीडबैक, या योजना बनाना। तो जो सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा है वो वर्ड हो जाएगा इंक्यूबेशन। ग्राम वालास के लिए रचनात्मकता के 4 चरणों में इंक्यूबेशन वो चरण है जहाँ व्यक्ति समस्या पर सचेत रूप से काम करना बंद कर देता है जब उसका सबकॉन्शियस माइंड उस समस्या के बारे में सोचता है। इसके चरण क्रम आपको याद रखने हैं, प्रिपरेशन, फिर इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन और फिर वेरिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीटेट परीक्षा की प्रकृति क्या है? डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो सीटेट परीक्षा की जो प्रकृति है वो डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुविकल्पीय प्रश्न अभिसारी चिंतन पर आधारित होते हैं क्योंकि इनमें केवल 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर चुनना होता है। और डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है? जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जो क्रिएटिविटी को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम अक्षमता का अर्थ क्या कम आईक्यू है? हाँ, नहीं, केवल गणित में या केवल भाषा में। तो अधिगम अक्षमता का क्या मतलब है? कम आईक्यू नहीं, डिसेबिलिटी का मतलब है कि बच्चे की बुद्धि कम है। अधिगम अक्षम बच्चे जो होते हैं औसत या औसत से अधिक आईक्यू वाले भी हो सकते हैं। ये सिर्फ न्यूरोलॉजिकल अंतर के कारण सूचनाओं को प्रोसेस करने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट का उदाहरण क्या है? फाइनल एग्जाम,
क्विज और कक्षा गतिविधियां, बोर्ड एग्जाम या वार्षिक रिपोर्ट। तो हमने अभी देखा था कि असेसमेंट फॉर लर्निंग को बोला जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसमें बच्चा कक्षा में जो सीख रहा है उसमें क्या सीख रहा है, कैसा सीख रहा है, उसका टेस्ट होता है। तो ये क्विज और कक्षा गतिविधियां होती है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और वार्षिक परीक्षा और बोर्ड एग्जाम जो है वो समेटिव असेसमेंट के उदाहरण है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, प्रतिभाशाली बच्चे को क्लास में क्या देना चाहिए? कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य, ज्यादा होमवर्क, कम काम या सजा। तो प्रतिभाशाली बच्चे को आप क्या दोगे? कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य दोगे ना, ज्यादा होमवर्क क्यों दोगे? कम काम और सजा तो देना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविधता को कक्षा में किस रूप में देखना चाहिए? समस्या, समाधान, बाधा या बोझ। समस्या, संसाधन। तो विविधता को कक्षा में हमेशा एज अ रिसोर्स देखना है, बोझ या बाधा की तरह नहीं देखना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के जनक कौन है? ऑप्शन है स्पीयरमैन, गार्डनर, थार्नडाइक या हल। तो हमने अभी देखा था कि गार्डनर जो है वो बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक है, पर द्विकारक सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चार्ल्स स्पीयरमैन ने दो तरह की बुद्धि बताई, जी और एस। जी मतलब जनरल फैक्टर और एस मतलब स्पेसिफिक फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे की बचपन की विशेषता होती है? ऑप्शन है यूनिवर्सल, सांस्कृतिक प्रभाव से भिन्न, एक जैसी या केवल स्कूल आधारित। तो बच्चे की जो बचपन की विशेषता होती है वो होती है सांस्कृतिक प्रभाव से भिन्न। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चा जो है पूरी दुनिया में एक जैसा नहीं होता, बच्चे के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश पर बच्चे पर गहरा असर पड़ता है। नेक्स्ट है, चोरी करने वाले बच्चों को क्या कहेंगे? प्रतिभाशाली, समस्यात्मक, मंदबुद्धि या अधिगमक्षम। तो जो चोरी करने वाला बालक है वो कहलाएगा समस्यात्मक बालक। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चोरी करना, झूठ बोलना, आक्रामकता दिखाना, ये सब समस्यात्मक बालक है। नेक्स्ट है, शिक्षक को अपनी शिक्षण विधि में सुधार के लिए क्या चाहिए? प्रतिपुष्टि या फीडबैक, केवल परिणाम, रट्टा मारना या कठोर अनुशासन। तो अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो इसका आंसर तो आप एस लगा सकते हो चुटकी बजा के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गार्डनर की बुद्धि के अनुसार पल में गार्डन जाना ट्रिक किस बुद्धि के लिए है? ऑप्शन है भाषाई बुद्धि, मल्टीपल इंटेलिजेंस, तार्किक बुद्धि या इनमें से कोई नहीं। तो पल में गार्डन जाना ट्रिक, ये जो ट्रिक है वो है मल्टीपल इंटेलिजेंस। हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत है मल्टीपल इंटेलिजेंस, जिसमें प्राकृतिक बुद्धि भी शामिल है, जिसका संबंध गार्डनिंग या प्रकृति प्रेम से है। नेक्स्ट देखते हैं, एनईपी 2020 का मुख्य जोर किस पर है? रटने पर, रट्टा पद्धति पर, 360 डिग्री बहुआयामी विकास पर या केवल परीक्षा पर। तो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको सिर्फ मार्क्स दिलाने के लिए आते हैं, जहां पर आप बिना देखे टाइम बचा करके तुरंत आंसर टिक करें और निकले। बस एक चीज याद रखना कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। अगर किस पर है पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी, और किस पर नहीं है पूछेगा तो आपका ऑप्शन चेंज होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनईपी 2020 जो है वो रटने को पूरी तरह खारिज करती है और 360 डिग्री हॉलिस्टिक डेवलपमेंट और सर्वांगीण विकास की बात करती है। तो ये थे हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने सीडीपी के नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए। ऐसी ही और वीडियो के लिए आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए अपना बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो आने के बाद नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।